बहू रानी को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सब्बू की सास की रोटी मांगने पर जेठानी ने सास का हाथ मरोड़ दिया कि तभी छोटी बहू ने आकर अपनी जेठानी के बाल पकड़ के ऐसा तमाचा मारा कि उसकी चीखें निकल गई। विमला जी अपने कमरे में बैठी बैठी रो रही थी और अपने पति की तस्वीर को देखकर लगातार बस रोते ही जा रही थी। बार बार अपने आंसुओं को पोंछती और फिर से उनके आंसू उनके गालों पे लुढ़क जाते थे। शायद वो भी खुद को अभी शांत नहीं कर पा रही थी और अपने पति की तस्वीर को देखते हुए उनसे बातें कर रही थी। दरअसल उनके पति की मौत हो चुकी थी। अब से 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। उनका लंबा इलाज चला और लगभग 6-7 महीने तक इलाज चलाने के बाद डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद बेचारी समय काट रही थी, क्योंकि उनकी बहू का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी सही नहीं था। हर वक्त वो अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती। ऐसे में भी बेचारी भी भला क्या ही करती। पति की मौत के बाद वैसे भी अब उनकी बेटे और बहू के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था। ऐसे में बहू बेटे से अलग होकर भी जाती भी तो कहाँ जाती। जब तक उनके पति मुकेश जी जिंदा थे तब तक विमला जी फिर भी बहुत ठीक थी, क्योंकि उनकी बहू अपने ससुर की आगे ज़्यादा नहीं बोलती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने ससुर के सामने यदि कुछ ज़्यादा बोलेगी तो उसके ससुर चुप रहने वालों में से बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने ससुर की गैर हाजिरी में वो अपनी सास को 2-4 बातें सुना दिया करती थी। और फिर इन छोटी मोटी बातों को लेकर विमला जी ने कभी भी बात को बढ़ाया ना सही नहीं समझा, क्योंकि यह सिर्फ उनके ही घर की बात नहीं थी। किसी भी परिवार में थोड़ी बहुत तू मैं होना बहुत ही आम बात होती है। और फिर अपनी छोटी बहू की बातों को लेकर बात का बतंगर बनाने पर केवल रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते खराब होने के अलावा और कुछ नहीं होता और ना ही कुछ मिलता है। खैर, जैसे भी हो समय अपनी गति से चल रहा था और इधर ना चाहते हुए भी कई बार विमला जी अपनी बहू की बातें सुनकर चुप रह जाया करती थी। लेकिन जब से उनके पति की मौत हुई तब से उनकी बहू की हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी अपनी सास के हाथ से खाना छीन लेना, कभी उन्हें बात बात पर ताने सुनाना, यह सब उसके लिए बिल्कुल आम बात हो गई थी। और वो ऐसा कर भी इसलिए रही थी क्योंकि अभी विमला जी की छोटी बहू अपने मायके गई थी। दरअसल भी पिछले महीने ही उनके छोटे बेटे की शादी हुई थी। विमला जी के 2 बेटे थे और बड़ी बहू के बारे में तो अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे। लेकिन छोटी बहू बड़ी बहू से बिल्कुल विपरीत थी। शादी को लगभग 1-2 महीना ही हुआ और उसके आने से घर की रौनक ही एकदम अलग थी। वो अपनी मासूमियत के साथ साथ लोगों की इज्जत करना और उन्हें प्यार देना बहुत अच्छे से जानती थी। घर के कामों में भी वो निपुण थी। या एक लाइन में कहे तो वो एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी, जो गुण के गृहस्थी को संभालने के लिए किसी भी एक लड़की में होनी चाहिए। वे सभी गुण उसमें कूट कूट कर भरे थे। सहनशीलता के साथ साथ घर के सभी कामों को करना और वक्त आने पर किसी को मुंह तोड़ जवाब देना भी उसे अच्छे से आता था। और इस बात का एक उदाहरण विमला जी ने कुछ दिन पहले ही देखा था, जब वो अपनी बहू के साथ बाजार में गई हुई थी। तब वो लोग एक दुकान में गए और दुकान में जाकर उन्होंने कुछ सामान देखा, लेकिन जब उन्होंने उसके पैसे पूछे तो उन्हें पता चला कि रेट तो बहुत ज़्यादा है। और विमला जी वहाँ से जैसे ही निकलने लगी, दुकान पे बैठी वो लड़की उनके निकलते निकलते उन्हें पीछे से बातें सुनाने लगी। कहने लगे कि अनपढ़ गवार, तुम पैसे की चीज़ खरीदने की औकात नहीं और चले आते हैं इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में। तब विमला जी की छोटी बहू ने उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि सब लोग देखते ही रह गए। फिर दुकान में आकर विमला जी की बहू ने उन्हें उनकी मनपसंद साड़ी, चाहे वो कितने भी महंगी क्यों न हो, वो दिलाई। और उस दुकान के मैनेजर को उसने 10 बातें सुनाई। मैनेजर ने भी उस लड़की को खूब
फटकार लगाई और उसी लड़की ने वहीं सबके सामने विमला जी से माफ़ी मांगी। विमला जी को उस दिन बहुत सुकून महसूस हुआ था और वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि उनके पति की मौत के बाद यह पहला कोई इंसान था जो उनके अधिकार के लिए या उनके सम्मान की रक्षा के लिए बोला था। उन्होंने अपनी बहू को शांत कराया, लेकिन वो तो उस वक्त मानी ही नहीं और उसने अपनी सास उस लड़के से माफ़ी मंगवा कर ही मानी। तब से वो विमला जी के मन को और भाग गई। विमला जी भी उसे बहुत प्यार करने लगी थी। 2-3 महीनों में ही वो सबके मन में बस गई थी। बस उसकी जेठानी से उसकी थोड़ी कम बनती थी, क्योंकि उसकी जेठानी बात बात पे बदतमीजी से बात किया करती थी, जो कि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन फिर भी परिवार की बात समझकर वो चुप रह जाया करती थी और सोचती थी कि कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहन जैसी है, अगर 2 बातें सुना भी देगी तो क्या चला जाएगा। बस यह सब सोचकर वो चुप रहती थी, लेकिन अपनी सास का पूरा ख्याल रखा करती थी। और उसके सामने उसकी जेठानी सरिता अपनी सास को कुछ भी नहीं कह पाती थी, इसलिए सरिता हमेशा ही उसे चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। ऊपर से जब से वो घर में आई थी तब से हर काम को लेकर केवल घर वाले ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग भी सब उसकी तारीफ किया करते थे। जिसे देखो वो कहता, कभी कोई कहता कि मेरा घर को एकदम चमका कर रखती है, जब से घर में पैर रखे हैं तब से घर शीशे की तरह चमकता है। तो कभी कोई कहता कि अरे पहले तो दिन भर काम के लिए चिक चिक होती रहती थी, जब से यह आई है तब से घर में बिल्कुल शांति से रहती है और कभी किसी से बहस भी नहीं करती और न ही कभी किसी को उल्टा जवाब देती है। यहाँ तक कि पड़ोस के बच्चों भी उसे बहुत खुश रहते हैं। कई बार उसे काकी काकी कहकर उसके आगे पीछे घूमती ही रहती थी। इन सब चीज़ों के चलते सरिता वैसे भी मीरा से बहुत जलती थी और अपनी सास को तो वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। और हद तो तब हो गई जब सरिता का पति भी मीरा के हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर बोला, अरे वाह मीरा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। इतना कहकर उसने मीरा को शगुन के पैसे पकड़ा दिए। अब तो जैसे सरिता जल भुन कोयला हो गई थी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसके पति ने मीरा को शगुन के पैसे दिए, बल्कि इस बात का दुख था कि उसके पति ने कभी भी उसके खाने की तारीफ तो नहीं की, लेकिन मीरा के खाने की इतनी तारीफ, लेकिन वो बेचारी करती भी क्या। सरिता मीरा को बिना किसी बात के कुछ सुना भी नहीं सकती थी, क्योंकि मीरा उसके साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी। ना ही कभी उसे काम की बहस किया करती थी और न ही कभी उसे ज़बान लड़ाया करती। इसलिए मीरा के सामने तो वो भी अच्छी बनकर रहा करती थी। अब शादी के बाद अपने घर में त्यौहार मनाने के लिए मीरा अपने मायके गई हुई थी कि तभी सरिता को अच्छा मौका मिल गया अपनी सास को परेशान करने का, और उससे इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी सास को खूब परेशान किया। जितना गुस्सा उससे मीरा पर था, वो अपना सारा गुस्सा अपनी सास पे निकालना चाहती थी। त्यौहार के अगले दिन ही सरिता अपनी सास पे चिल्लाकर पड़ी और बोली, अरे ओ बुढ़िया, टाइम दिखाई नहीं देता क्या? इतना समय हो गया है, अभी तक चाय बनाने का टाइम नहीं हुआ क्या? तब विमला जी चाय छानती हुई बोली, बहू बस बना ही दी है चाय, अभी लेकर आती है। और वो चाय लेकर बहू के पास पहुंची तो उसने चाय को हाथ में पकड़ते हुए कहा, इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अभी तक तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि मैं खाली चाय नहीं पीती, चाय के साथ खाने के लिए कुछ लेकर आओगे या खरी खरी मेरा मुंह देखती रहोगी। विमला जी जाकर किचन से बिस्किट उठाकर लाई और अपनी बहू को दे दिया। और उधर मीरा, जो कि 2-4 दिन बाद आने वाली थी, उसने सोचा कि त्यौहार तो ख़त्म ही हो गया है, क्यों ना आज घर ही चले। उसने अपने पति को फ़ोन किया और उसने कहा कि वो मीरा को घर आकर ले जाए। मीरा के पति ने भी हाँ कर दिया और ऑफिस से छुट्टी लेकर वो सीधा मीरा के मायके पहुंचा और उसे वहाँ से लेकर वो घर आने लगा। इधर
सरिता को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था और सरिता का पति उसे तो केवल अपना लंच तैयार मिल जाए और रात का खाना तैयार मिल जाए, इसके अलावा उसे किसी भी चीज़ की कोई मतलब ही नहीं था। या यूँ कहो कि वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि घर की चीज़ों के लिए वो टाइम ही नहीं निकाल पाता था, इसलिए उसे कभी कुछ पता ही नहीं चल पाया। सुबह उठकर उसके सामने सरिता इतनी कामकाजी बनती, उसके लिए चाय नाश्ता बनाकर और लंच बनाकर पैक कर देती। उसके बाद अपनी सास को परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती, कभी यह कर दो कभी वो कर दो, कभी साफ करे हुए घर में कचरा फैला देती तो कभी अपनी सास के धुले हुए कपड़ों को किचन में डाल देती। वो बेचारी इन सब कामों को दोबारा दोबारा करती रहती, लेकिन अभी तक भी सरिता का गुस्सा जो कि उस मीरा के प्रति था, वो गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी बहुत गुस्से में थी और वो दिन पर दिन अपने गुस्से को निकालने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती। उसने अपनी सास से कहा कि वो घर का सारा काम निपटा दे और सारा काम निपटाने के बाद ही वो कुछ खा पी सकती हैं। लेकिन आज तो विमला जी को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि जिस दिन से मीरा अपने मायके गई थी उस दिन से उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था, क्योंकि सरिता कभी तो उन्हें खाना देती और कभी उनके सामने से खाना उठाकर कुत्तों को फेंक देती। यह सब देखकर बेचारी दुखी तो होती, पर क्या करती, वे भी मीरा के आने का इंतज़ार कर रही थी। अब काम करते करते बेचारी विमला जी को दोपहर हो गई थी। तभी सरिता ने छत पर सूख रहे कपड़ों को अपने पैरों में कुचलकर फिर से गंदा कर दिया और इतने ही विमला जी कपड़े सुखाने गई थी, इतने में उसने पूरे घर में गंदा कर दिया और पूरा घर गंदा हो गया। मिट्टी के पैरों से उसने सब जगह गंदगी फैला दी। अब बेचारी विमला जी इतने नीचे घर की सफाई करने लगी, उतने में उसने कपड़े गंदे कर दिए और विमला जी को ऐसे ही काम में लगे लगे शाम के 4 बज गए। अब तक मीना को घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो और उसका पति शादी के बाद कहीं घूमने के लिए नहीं गए थे और आज उन दोनों को साथ में समय मिला था, इसलिए वे दोनों रास्ते में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक गए थे। जब उन्होंने खाना खा लिया तभी वहाँ से चल दिए। इधर विमला जी अपनी बड़ी बहू सरिता से बार बार खाना मांग रही थी। तब उनकी बहू सरिता ने उनके सामने रोटी रखी और कहा कि अगर रोटियां खानी है तो खा ले। लेकिन जैसे ही विमला जी रोटियां खाने लग चली, उनकी बहू ने नीचे फर्श पर रोटियां गिरा दी। विमला जी यह सब देखकर बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, बहू तुझे मुझसे क्या दुश्मनी है? मैं घर का सब काम तो निपटाती हूँ, सारा काम निपटा दिया है मैंने, लेकिन फिर भी तू मुझे खाना तक नहीं दे रही है। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे भूख से तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता, जैसा बर्ताव तू मेरे साथ करती है। विमला जी ने इतना कहा कि सरिता का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया और बोली, अरे वाह, बड़ी जवान आ गई है बुढ़िया के मुंह में। यह सब किसका असर है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, पर यह मत भूलना कि इस घर में चलेगा तो मेरा ही राज। तुम्हारी वो लाडली बहू तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकती। इतना कहते हुए उसने अपनी सास की कलाई पकड़कर उसका हाथ मरोड़ दिया और उसका हाथ मरोड़ते हुए उसने कहा, कहने लगी, बता आज के बाद मुझसे उल्टी जबान चलाएगी? बता मुझे कि आज के बाद तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करेगे? ज़्यादा पंख लग गए हैं ना तेरे, बहुत उड़ने लगे हैं। बता मुझे कि इतनी ही देर में सरिता के बाल पकड़ के किसी ने उसे पीछे की ओर खींचा और जैसे ही सरिता पीछे की ओर मुड़ी कि उसके गाल पर किसी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक पल के लिए तो सरिता की आंखें खुली की खुली रह गई। वो चौंक गई, लेकिन तुरंत ही गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ? कि इतनी ही देर में बेचारी सरिता के दूसरे गाल पे भी एक और थप्पड़ पड़ा। जैसे सरिता कुछ बोलने की कोशिश करती कि उसके गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया जाता और सरिता को यह थप्पड़ जड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मीरा थी।
जिसने अपनी सास का हाथ मोड़ते हुए उसे देख लिया था। और क्योंकि फ़ोन पे सीमा की मीरा की सास ने उससे बात की थी तो वो उसे बार बार घर आने को कह रही थी, इसलिए मीरा जल्दी भी आ गई थी। लेकिन मीरा को यह नहीं पता था कि असली कारण यह है। अपनी जेठानी के गाल पे तमाचा जड़ती हुई मीरा पूरी खबरदार, जो एक शब्द भी मेरे मुंह से अपने मुंह से निकाला तो आज तो मैं तुम्हारा पूरा हिसाब किताब कर दूंगी। कुछ ज़्यादा हवा में उड़ती हो ना। आज देखा है मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और हाँ खबरदार, जो मेरे होते हुए मेरी माँ जी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो हाथ तोड़ कर उसे हाथ में दे दूंगी। समझे क्या? और समझाओ, मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। मैं किसी से कम नहीं हूँ संस्कारों में और ना ही बदतमीजी करने में। श्रेष्ठ को तैसा करने में मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। इतना कहकर मीरा अपनी सास को लेकर उनके कमरे में चली गई और सरिता अपना समूह लेकर वहीं खड़ी रही। शाम को जब सरिता का पति आए तो सरिता ने जाने उसे क्या क्या कहा और उसका पति चिल्लाता हुआ बरामदे में आकर खड़ा हो गया और बोला, मीरा, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझ रहा था, लेकिन तुम इतनी बदतमीज निकलो, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी भाभी पर हाथ उठाने की? अरे वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी बड़ी बहन के समान है और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया। आखिर ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुमने बड़े छोटे के शर्म लिहाज सब खत्म कर दी? मेरे अपने जेठ के आगे हाथ जोड़ती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए बड़े भैया, लेकिन न ही तुम्हें बड़े और छोटे की शर्म करना भूली हो और न ही मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है। अगर आपको सच्चाई पता चले गया, शायद उस वक्त आप मेरी जगह होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। मीरा की बातें सुनकर उसका जेठ बोला, कहना क्या चाहती हो तुम? आखिर आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया सरिता ने जो तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी करने पर उतर आए? तब सरिता रो रो कर अपने पति को झूठी झूठी बातें बताने लगी और जैसे ही उसका जेठ मीरा को कुछ सुना था कि उससे पहले ही मीरा ने अपने पति को आवाज़ लगाई और कहा, बड़े भैया, आप बस एक बार यह वीडियो देख लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वो सज़ा देंगे। मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। मीरा के पति ने अपने बड़े भाई को वो वीडियो दिखा दी और वीडियो को देखते ही मीरा के जेठ ने सरिता को एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगाया और बोला, सरिता, तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। ऊपर से मुझे झूठी फूटी बातें बताकर मेरे घर में तुम मुझसे, मेरे भाई से, मेरे परिवार से अलग करना चाहती हो। कैसी औरत हो तुम? अरे तुम तो घर की बड़ी हो, तुम्हें घर को बांध कर रखना चाहिए और मुझे शर्म आती है तुम्हारी घटिया सोच पर। कैसे इंसान हो तुम? अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। अरे कुछ नहीं तो मेरी माँ की उम्र का लिहाज ये कर लेती, उन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं तुम्हारी इस गलती को माफ़ नहीं कर सकता और अब इससे ज़्यादा मैं अपनी माँ के साथ किसी भी तरह की तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आज के आज मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा। तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। बस जाओ अपने कमरे में और जाकर अपना सामान पैक करो। इतना सुनते ही सरिता अपने पति के पैरों में गिरकर उसे माफ़ी मांगने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूँगी। गुस्से में आकर, मुझसे यह गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सरिता गिड़गिड़ाए जा रही थी। तब सरिता का पति बोल, अगर तुम्हें माफ़ी मांगना ही है तो मुझसे नहीं, मेरी माँ से मांगो, जिसकी तुम असली गुनहगार हो, जिसके साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया। अगर मेरी माँ ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो मैंने भी कर दिया। सरिता अपनी सास के पास पहुँची और उसके आगे हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसके पैरों में गिरकर उसके पैर पकड़ती हुई बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, पर मुझे मेरी मायके मत भेजिए, माफ़ कर दीजिए माँ जी। मैं कसम खाती हूँ अपने बच्चों की,
मैं आज के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। यह सब देखकर विमला जी ने अपनी बहू को उठाकर गले लगा लिया और कहा, बेटा, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। यदि आज आप अच्छे कर्म करते हो तो आप उसकी नज़रों में एक अच्छे इंसान बनकर रहते हैं और हर कोई आपसे प्यार करना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है। लेकिन जब भी आपको कोई बुरा काम करते हैं तो लोग आपसे दूर भागते हैं, आपसे नफरत करने लगते हैं। तो यह तुम्हारे ऊपर की है, तुम क्या चाहती हो। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, यह सोचे नहीं कि तुमने मुझसे माफ़ी मांगी है या मैं तुम्हें अपने पैरों में गिरवाना नहीं चाहती थी। बिल्कुल नहीं, तुम इस घर की लक्ष्मी और मैं तुम्हें कभी भी अपने पैरों में नहीं चाहती। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए मौका दे रही हूँ कि तुम अपनी गलती को सुधार सको। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उन गलतियों को बार बार नहीं दोहराओगी, बल्कि इन गलतियों से सीख लोगे और अपनी देवरानी से भी सीख लोगे। परिवार को बांधकर खुशहाल परिवार की तरह रखना अब तुम दोनों के हाथ में है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। तब सरिता अपनी सास से बोली, हाँ माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज के बाद मैं आपको कहने का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं कोई गलती नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ जाए या किसी और के सामने भी। वो मीरा से माफ़ी मांगने लगी तो मीरा ने उससे हाथों को पकड़ लिया और उसे गले लगाते हुए बोली, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए दीदी, मैंने आप पर हाथ उठाए, लेकिन उस वक्त मैंने गुस्से में आकर ऐसा किया। माँ जी के साथ ऐसा बर्ताव मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए गुस्से में आकर आप पे हाथ उठा बैठी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। सरिता ने मीरा को माफ़ कर दिया और विमला जी ने सरिता को माफ़ कर दिया। तीनों एक दूसरे के गले लग गए। अब से तीनों बहुएं और सास खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। हर घर में एक मीरा जैसी बहू को होनी ही चाहिए, जिसे अपने सास ससुर का सम्मान करना भी आता हो और बिगड़े हुए को सबक सिखाना भी आता हो। और इस कहानी से हमें यह सीख जरूर लेनी चाहिए कि सचमुच वैल्यू इंसान की नहीं होती, उसके कर्मों की होती है। कई बार हमारे आसपास ऐसा होता है जिसके कारण अंतर्स्पष्ट भावना उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, हम अपने ही नुकसान कर बैठते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते ही होंगे कि गुस्से में इंसान कुछ भी करता है, लेकिन केवल अपना ही नुकसान करता है, आप ही खून जलाता है। और गुस्से में लिए हुए फैसलों में अक्सर ही इंसान को नुकसान उठाना पड़ता है। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीख ले और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित ही उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।